ईएसी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सुनील खाबिया and I welcome you all to this lecture series on engineering drawing for General Studies and Engineering Aptitude Paper EAC Prelims। आज की क्लास में क्या करेंगे आज हम EAC Prelims में पूछे गए प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कौन से टॉपिक से सॉल्व करेंगे? प्रोजेक्शन मेथड से और मल्टी व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से। देखिए, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करना कंपटीशन में सक्सेस होने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस कब सॉल्व करने चाहिए? सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चंस कब सॉल्व करना चाहिए? 2 बार सॉल्व करना चाहिए। एक तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त ही आपको प्रीवियस एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। यदि समझ आते हैं तो ठीक, यदि नहीं समझ आते हैं तो आपको ये तो समझ आएगा कि आपके वीक एरियाज़ क्या है और कितनी डेप्थ तक आपको टॉपिक को पढ़ना है और कितनी कवरेज आपको टॉपिक में देनी है। ठीक है, तो मैं इन 2 टॉपिक्स पे पूछे गए प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस आज सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्ट, लेट अस कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन EAC 2021 में पूछा गया था। लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? ऑन ए मल्टी व्यू ड्राइंग अ विजिबल और इनविजिबल लाइन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग: intersection of two surfaces, edge view of surface, limiting elements of surface, और फिर कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो पूरा क्वेश्चन समझने के पहले चलिए हम एक एक टर्म जो है, टेक्निकल टर्म जो कि क्वेश्चन में आई है, उनको समझने का एक प्रयास करते हैं। सबसे पहला, what is the meaning of मल्टी व्यू ड्राइंग? देखिए, इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। मल्टी व्यू, मल्टी मतलब मेनी, तो मल्टी व्यू मतलब आप किसी मॉडल को, किसी सॉलिड को अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं और उससे आपको उस मॉडल की शेप अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। देखिए, कौन कौन से कॉमन डायरेक्शंस हमारी ड्राइंग में चलते हैं। ये ऑब्जेक्ट देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है? फ्रंट। दिस इज फ्रंट डायरेक्शन ऑफ लुकिंग ए, फ्रंट से देख रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है? About, top. This is top direction of looking B. ये क्या है? C. This is left direction of looking C. ये क्या है? D. Right direction of looking is D. फिर bottom direction of looking है E और rear, पीछे से देखने वाला डायरेक्शन है F. ओके? अलग अलग डायरेक्शन से देखने में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखती है ऑब्जेक्ट की। अभी हमारा फोकस मल्टी व्यू शब्द समझने पे है। मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं। लेट मी प्ले द वीडियो।
ये देखिए अभी इसको फ्रंट डायरेक्शन से देख रहे हैं और फ्रंट डायरेक्शन से देखने में ऑब्जेक्ट की, यदि मैं इसको कहूँ विड्थ तो विड्थ दिख रही है, और यदि मैं इसे कहूँ हाइट तो ऑब्जेक्ट की हाइट दिख रही है। ओके, मैं और आगे प्ले करता हूँ वीडियो को। अब ये टॉप डायरेक्शन से देखा ऑब्जेक्ट को, और टॉप डायरेक्शन से देखने में आपको ऑब्जेक्ट की विड्थ दिख रही है, और ये एक एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा डिमेंशन और दिख गया जो कि आपको फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा था। इसको आप डेप्थ कहना हो तो डेप्थ कह दीजिए, थिकनेस कहना हो तो थिकनेस कह दीजिए, और यू कैन ऑल्सो से इट डेप्थ। ओके, मैं वीडियो को और आगे प्ले करता हूं। अब ये लेफ्ट से देखेंगे, ऑब्जेक्ट को सी डायरेक्शन से देखेंगे लेफ्ट से, और ये देखिए लेफ्ट से देखा हमने ऑब्जेक्ट को, ये दिख रही है हाइट और ये दिख रही है डेप्थ या थिकनेस, विड्थ नहीं दिख रही है। ओके, मैं और प्ले करता हूं वीडियो को। इस बार हम राइट डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इसमें भी हाइट दिख रही है और थिकनेस या डेप्थ दिख रही है, बट ये वाली जो लाइन है ये आपको लेफ्ट साइड से देखने में नहीं दिख रही थी, ये आपको सिर्फ राइट साइड से देखने में ही दिख रही है। वीडियो को और आगे प्ले करता हूं मैं। अब इसको बॉटम से देखेंगे। ये बॉटम से देखा, ये थिकनेस और ये विड्थ, और देखिए बॉटम से देखने में आपको सिंपल एक रेक्टेंगल दिखा, जबकि टॉप से देखने में आपको यहाँ पर एक लाइन भी दिख रही थी जो कि इसमें नहीं है बॉटम से देखने में। मैं और वीडियो को प्ले करता हूँ। अब पीछे से देखेंगे, ये आगे से दिख रही थी और अब ये पीछे से देखेंगे, बिल्कुल पीछे से हम देख रहे हैं, और इसमें भी आपको विड्थ दिख रही है और हाइट दिख रही है। पर फ्रंट व्यू और रियर व्यू में अंतर क्या है कि फ्रंट व्यू में इधर एक लाइन दिख रही थी, रियर व्यू में वो लाइन नहीं दिख रही है। उसको चाहो तो मैं डॉटेड बना सकता हूं। आई एम अगेन ब्रिंगिंग बैक द ऑब्जेक्ट, ये फ्रंट व्यू। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको ये मल्टी व्यू का मतलब अच्छे से समझ आ गया है। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज पूरी तरह से समझना है तो केवल एक डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सफिशिएंट नहीं है, हमें उस ऑब्जेक्ट को मल्टीपल डायरेक्शंस से देखना पड़ता है। अगली स्लाइड में हम
मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब समझेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट वही है, हमने प्लेन्स लगा दिए यहाँ पे। ये ब्लू कलर का प्लेन वर्टिकल प्लेन, ये येलो कलर का प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये वाला प्लेन साइड रेफरेंस प्लेन। ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट की इमेज प्रोजेक्ट करेंगे इन प्लेन्स पे। ये आपको ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्टर्स जाते हुए दिख रहे हैं परपेंडिकुलर टू वर्टिकल रेफरेंस प्लेन, और इन प्रोजेक्टर्स के और वर्टिकल रेफरेंस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप प्रॉपर सीक्वेंस में जब जोड़ते हैं तो यू गेट ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन वर्टिकल रेफरेंस प्लेन। ऑर्थो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोजेक्टर्स के बीच और वर्टिकल रेफरेंस प्लेन के बीच एंगल 90 डिग्री है, और ये सारे प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल है और परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल रेफरेंस प्लेन है। मैं इसको वीडियो को प्ले करता हूं तो आपको इस ऑब्जेक्ट के अलग अलग व्यूज इस पे प्रोजेक्टेड दिखेंगे। देखिए ये फ्रंट व्यू, इसमें आपको विड्थ दिख रही है, हाइट दिख रही है, और ये वाली लाइन भी दिख रही है बीच वाली फ्रंट व्यू में, जो कि रेयर व्यू में नहीं दिखती थी। ये ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू था, और अब ये ऑब्जेक्ट का ये है लेफ्ट साइड व्यू, जिसमें कि आपको डेप्थ दिख रही है और हाइट दिख रही है। लेट मी प्ले द वीडियो वंस मोर। अच्छा है, एक बार और समझने का मौका मिल गया। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। प्रोजेक्टर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। प्रोजेक्टर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये अभी आपको पिक्टोरियल व्यू दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन वर्टिकल रेफरेंस प्लेन पे जो है उसको हम, जो कि फ्रंट डायरेक्शन ऑफ लुकिंग से देखने पे प्रोजेक्शन मिला, इसलिए इसको हम फ्रंट व्यू कहते हैं। We say it to be front view या view from front, या थोड़ा सा टेक्निकल नाम है एलिवेशन। ओके, इस ऑब्जेक्ट को जब हम टॉप से देखते हैं, डायरेक्शन बी से देखते हैं, और ये प्रोजेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस प्लेन जाते हैं, तो ये जो प्रोजेक्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का, इसको हम टॉप व्यू कहते हैं, या प्लान, PLAN प्लान भी कहते हैं। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड से देखते हैं, C डायरेक्शन से देखते हैं, प्रोजेक्टर ऐसे जाते हैं और इस साइड रेफरेंस प्लेन के प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो ये जो व्यू मिला ऑब्जेक्ट का, इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये लिखा है लेफ्ट साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट मी प्ले द वीडियो वंस मोर, जिससे कि आप देख सके कि फ्रंट व्यू वास्तव में ऐसा ही है, टॉप व्यू वास्तव में ऐसा ही है, और साइड व्यू वास्तव में ऐसा ही है। और ये तो 3D में है, फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और वो साइड प्लेन पे साइड व्यू। अब जब आप ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो आपको
क्वाड्रेंट को ओपन करना पड़ेगा जिससे कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू एक प्लेन ड्राइंग शीट पे आ जाए। तो ये वीडियो के आखिरी में आपको ओपनिंग ऑफ क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा। तो लेट मी प्ले द वीडियो। ये फ्रंट व्यू आया ऑब्जेक्ट का, इसमें विड्थ और हाइट। ये टॉप व्यू आया, इसमें विड्थ और डेप्थ, या डेप्थ को थिकनेस बोलना हो तो थिकनेस बोल दीजिए। और ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड व्यू आया, इसमें हाइट और डेप्थ। और ये वाली जो लाइन है इसकी ट्रू लेंथ आपको केवल लेफ्ट साइड व्यू में ही दिख रही है। ओके, अब चलिए हम ये देखते हैं कि इसको ओपन कैसे करा जाए। आप साइड रेफरेंस प्लेन को कैसे ओपन करेंगे। ये एरो दिख रहे हैं आपको, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। किस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा। ये लाइन कौन सी लाइन है? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ साइड रेफरेंस प्लेन एंड वर्टिकल रेफरेंस प्लेन। देखिए साइड रेफरेंस प्लेन को ओपन होते हुए आप देखिए, ये ओपन हो रहा है साइड रेफरेंस प्लेन। ओके ओके ओके। और जब तक वो कोप्लेनर हो जाएगा वर्टिकल रेफरेंस प्लेन से तब तक वो रोटेट होगा। और ये आपका लेफ्ट साइड व्यू होगा। और ये देखिए ये टॉप व्यू के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन भी ओपन होने लग गया है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इन एरोस के डायरेक्शन में ओपन होना चालू हुआ है। और किस एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन रोटेट हो रहा है? इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, line of intersection of horizontal plane and vertical plane. This line is called horizontal reference line also. Okay, देखिए horizontal plane को भी ओपन होते हुए देख लीजिए, ये ओपन हो रहा है। और अब ये ऑब्जेक्ट के 3 मल्टी व्यू प्रोजेक्शंस, एलिवेशन, प्लान और लेफ्ट साइड व्यू प्लेन कागज पर आ गए हैं। ठीक है, ये एलिवेशन ऑब्जेक्ट के पीछे छुप गया है, ये प्लान है और ये लेफ्ट साइड व्यू है। तो सब में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। प्लान में विड्थ और डेप्थ, एलिवेशन में विड्थ और हाइट, और साइड व्यू में हाइट और डेप्थ। वैसे हाइट आपको फ्रंट व्यू में भी मिल चुकी थी और डेप्थ आपको टॉप व्यू में भी मिल चुकी थी, पर ये जो एंगल है इस लाइन का, ये आपको साइड व्यू में ही मिल पा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो ये स्लाइड में और क्लियर दिख रहा है। अब आप मल्टी व्यू, ऑर्थोग्राफिक, प्रोजेक्शन शब्द अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, मल्टी व्यू मतलब आप अलग अलग डायरेक्शन से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये ऑब्जेक्ट का एलिवेशन, ये ऑब्जेक्ट का प्लान, ये ऑब्जेक्ट का साइड व्यू 3D में। ठीक है, अब इसको ओपन करने के बाद ऐसा, ये एलिवेशन, ये प्लान और ये साइड व्यू, पर अभी भी ये डायग्राम 3D डायग्राम है। अब इसके परपेंडिकुलर देखा और ऑब्जेक्ट हटा दिया, तो दिस इज द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज द प्लान ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द लेफ्ट साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे। ओके, इन ए मल्टीव्यू ड्राइंग, मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अ विजिबल और इनविजिबल लाइन रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग। एक मल्टीव्यू ड्राइंग में विजिबल लाइन या इनविजिबल लाइन क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर सकती है? क्या है क्वेश्चन?
ये जैसे आपकी मल्टीव्यू ड्राइंग है, ओके, ये एक लाइन है एलिवेशन में, ओके, तो व्हाट दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इन 3D, ये एक लाइन है प्लान में, ठीक है, तो व्हाट दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग इन 3D, ये एक रेक्टेंगल है प्लान में, तो व्हाट दिस रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंटिंग इन 3D, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। और ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या दिए गए हैं। On a multi-view drawing, a visible or invisible line represents the following: intersection of two surfaces. हमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? एज व्यू ऑफ सरफेस, लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ सरफेस। ओके, चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस समझते हैं। फिर से वही मॉडल, ये आपको एक रेड सरफेस दिख रहा है, ये आपको एक ग्रीन सरफेस दिख रहा है, और इन दोनों सरफेसेस का इंटरसेक्शन इस लाइन के अलोंग हो रहा है। ये लाइन दिख पा रही है, और मल्टीव्यू प्रोजेक्शन में ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज द फ्रंट व्यू ऑफ दिस लाइन। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है मल्टीव्यू प्रोजेक्शन में? इंटरसेक्शन ऑफ दिस ग्रीन कलर्ड एंड रेड कलर्ड सरफेस, इंटरसेक्शन of red surface and green surface। ठीक है, तो जो आपका पहला अल्टरनेटिव था कि विजिबल लाइन इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस बता सकती है, ये तो सही है, it's correct. A visible line can represent intersection of surfaces. अब दूसरा अल्टरनेटिव समझते हैं। What is the meaning of edge view of surface? देखिए, ये आपको एक प्लेन ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर प्लेन दिख रहा है, और अभी आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आपको इसका ट्रू शेप एंड साइज दिख रहा है। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं जिससे कि आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग इस प्लेन के पैरेलल हो गया, तो अब आपको इस प्लेन का एज व्यू दिख रहा है। एज व्यू ऑफ प्लेन क्या होता है समझ आ गया? जब भी हमारा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग किसी प्लेन के पैरेलल है और फिर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं ऑन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अवर डायरेक्शन ऑफ लुकिंग, तो दैट इज कॉल्ड एज व्यू ऑफ सरफेस। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें पूछा है कि क्या कोई लाइन एज व्यू ऑफ सरफेस बता सकती है। आप ये देखिए, इस लाइन को ऑब्जर्व करिए, ठीक है। ये जो रेड सरफेस है, ये टॉप से देखने में क्या दिखेगा? ये एचपी के परपेंडिकुलर है, तो टॉप से देखने में ये रेड सरफेस एक लाइन दिखेगा, ठीक है। एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द एज व्यू ऑफ दिस रेड कलर्ड सरफेस। एक मिनट, मैं एक और स्लाइड लाता हूं, उसमें और क्लियर होएगा। ये वाला सरफेस दिख रहा है आपको, C1
D1, D2, E2, E। टॉप से देखने में ये सरफेस एक लाइन दिखेगा ऐसी, ठीक है। तो लाइन कैन रिप्रेजेंट एज व्यू ऑफ सरफेस। ओके, चलिए, तो ये है लाइन इन मल्टीव्यू प्रोजेक्शन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एज व्यू ऑफ सरफेस। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिर से। ये बात हमारे समझ में आ गई कि मल्टीव्यू प्रोजेक्शन में विजिबल लाइन या इनविजिबल लाइन एज व्यू ऑफ सरफेस रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है? अ लाइन इन मल्टीव्यू प्रोजेक्शन कैन रिप्रेजेंट लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सरफेस। लिमिटिंग एलिमेंट से क्या मतलब है? व्हाट डू दे मीन बाय लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ सरफेस? देखिए, इसको देखिए, इस स्लाइड को, ये रेड कलर्ड सरफेस को देखिए। इस रेड कलर्ड रेक्टेंगल की लिमिट्स कौन सी चार लाइनें डिफाइन कर रही है? इस रेड कलर रेक्टेंगल की लिमिट्स ये चार लाइनें डिफाइन कर रही है। ओके, और इन चार लाइनों का प्रोजेक्शन कहाँ है? ये वाली लाइन कहाँ पहुंची? प्लान में, यहां पहुंची। ये वाली लाइन कहाँ पहुंची प्लान में? ये वाली लाइन यहां पहुंची प्लान में, ठीक है। ये वाली लाइन कहाँ पहुंची प्लान में? ये वाली लाइन यहां पहुंची। और ये वाली लाइन कहाँ पहुंची प्लान में? ये वाली लाइन यहां पहुंची है, ठीक है। तो ये जो चार लाइनें हैं, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, दिस लाइन, ओके, these are representing the limits of this red surface. Okay, so these four lines are representing the limiting elements of this red colored surface. तो हम फिर से क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है, लिमिट लाइन इन मल्टीव्यू प्रोजेक्शन, विजिबल और इनविजिबल लाइन कैन रिप्रेजेंट लिमिटिंग एलिमेंट्स ऑफ सरफेस, ये भी सही है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। अब अल्टरनेटिव्स देखें, विच ऑफ द अबव पॉइंट्स आर करेक्ट? 1 and 2, नहीं, तीनों ही सही है। 1 2 3 तीनों सही है। 2 and 3, 1 and 3, 1 2 and 3, दिस डी इज द करेक्ट आंसर for this question asked in EAC 2021. Let us move to the next question, which is from projection methods. क्या है क्वेश्चन? क्या है ये? EAC 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? In which one of following projection types the object is kept in such a way that its three mutually perpendicular edges make equal angle with
plane of projection, an object stands on one of its corners, non-isometric, oblique, isometric point. तो ये क्वेश्चन प्रोजेक्शन टाइप्स पे है। अलग अलग इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज समझाने के लिए अलग अलग टाइप की प्रोजेक्शन टाइप्स होती है, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शंस होते हैं, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। यदि उसका नॉलेज है आपको तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और यदि आइसोमेट्रिक पता है तो नॉन आइसोमेट्रिक तो अपने आप समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्शन टाइप्स को हम समझते हैं। ये चार्ट है डिफरेंट जो प्रोजेक्शन मेथड्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होती है ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज कम्युनिकेट करने के लिए। तो ब्रॉडली यू डिवाइड इट इनटू टू, परस्पेक्टिव प्रोजेक्शन एंड पैरेलल प्रोजेक्शन। ठीक है, अब पैरेलल प्रोजेक्शन के दो क्लासिफिकेशन है, एक तो ऑब्लिक पैरेलल प्रोजेक्शन और एक ऑर्थोग्राफिक पैरेलल प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फिर से दो पार्ट है, एक मल्टीव्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और एक है एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हमारे और एक्सोनोमेट्रिक में फिर तीन टाइप के एक्सोनोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होते हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ट्रायमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से एक तो हमें ये शब्द की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब ये समझना है तो ये तो समझना ही पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा। फिर हमें इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन शब्द की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो चलिए ठीक है, ऑर्थोग्राफिक आप ऑलरेडी समझते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेते हैं किसी प्लेन पे, तो प्रोजेक्टर्स ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट से जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर रहते हैं। अब ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये जरा समझ लीजिए। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है। ऑब्लिक मतलब वो प्रोजेक्टर 90 डिग्री पे नहीं रहेगा, हो सकता है 30 डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे हो, 45 डिग्री पे हो, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से। देखिए ये डायग्राम देखिए अगला, ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से ऑब्लिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्क समझाया गया है। ये एक रेक्टेंगल है ABCD और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ये रेक्टेंगल है ABCD, सेम रेक्टेंगल, और ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब जब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की हम बात कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्टर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और जब आप ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच कोई भी आर्बिट्ररी एंगल हो सकता है, थीटा। अच्छा, दोनों में एक बात आप नोट करिए कि दोनों में प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के तो पैरेलल है ही, ऑब्लिक में भी पैरेलल है, ऑर्थोग्राफिक में भी पैरेलल है। ठीक है ना। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन. The only new thing is now angle between projectors and plane of projection can have any arbitrary value, 45 degree, 30 degree, 60 degree or any 42 degree also. ठीक है, थोड़ा और अच्छे से आपको समझाता हूं मैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन
और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का फर्क वही वाला डायग्राम है, इट इज द सेम डायग्राम, बस अब आप टॉप से देख रहे हैं। एक मिनट, इसको जब आप टॉप से देखेंगे तो ये प्लेन क्या दिखेगा, लाइन, ये प्लेन भी लाइन, ये प्लेन भी लाइन, ये प्लेन भी लाइन, ठीक है ना। देखिए अब आप इसको टॉप से देख रहे हैं, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और ये भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। और आपका रेक्टेंगल किधर है, ये रहा आपका रेक्टेंगल, है ना, दिस इज योर रेक्टेंगल ABCD, दिस इज योर रेक्टेंगल ABCD। ओके, ठीक है, मैं प्ले करता हूं वीडियो को तो जरा आपको दिखेगा कैसे चल रहा है। ये देखिए, ये रेक्टेंगल ABCD, इसके कॉर्नर पॉइंट से जा रहे पैरेलल प्रोजेक्टर्स, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बना रहे, इसलिए ये जो A डैश B डैश C डैश D डैश प्रोजेक्शन मिला, इसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ रेक्टेंगल ABCD कहते हैं। ये देखिए, ये रेक्टेंगल ABCD, इससे प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और ये जो प्रोजेक्शन मिला है A डैश B डैश C डैश D डैश, इसको हम कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्टर्स और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, लेट मी प्ले द वीडियो। ये देखिए, ये देखिए, वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। अच्छे से समझ आ गया ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर्स प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से इंक्लाइंड रहते हैं, जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री होना जरूरी है। पर आप यदि थोड़ा और गौर से देखें तो आप देखेंगे कि ये दोनों में जो प्रोजेक्शन मिल रहा है उसकी साइज भी सेम है और शेप भी सेम है। तो फिर फायदा क्या है एक और चीज ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ने का। 3D में जब आप जाएंगे, जब आप सॉलिड्स में जाएंगे, तब आपको फायदा समझ आएगा। देखिए मैं ये वाला ला रहा हूं, अगेन सेम थिंग, ऑब्लिक प्रोजेक्शन वर्सेस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, बस अंतर ये हो गया है कि इस बार रेक्टेंगल की जगह हमारे पास पूरा एक क्यूब है जिसमें कि एक सिलिंड्रिकल होल है। ठीक है, दिस इज योर मॉडल, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, और ये प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं 90 डिग्री पे, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ओके, दिस इज 90 डिग्री। अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा तो ये 90 डिग्री और अच्छे से समझ आएगा। और ये वाले प्रोजेक्टर्स जा रहे हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे 45 डिग्री पे। तो ये प्रोजेक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और ये प्रोजेक्शन कौन सा हुआ, ये हुआ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। अब ये कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है, ये हम जब ऑब्लिक प्रोजेक्शन पर एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे तब समझेंगे। दो टाइप के ऑब्लिक प्रोजेक्शन होते हैं, कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड कैबिनेट ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इनफैक्ट ऑब्लिक प्रोजेक्शन के कई क्वेश्चंस भी पूछे गए, पर वो इस लेक्चर में नहीं रखे, उसके लिए एक डेडिकेटेड ऑब्लिक प्रोजेक्शन का लेक्चर बनेगा और उसी पे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के प्रीवियस EAC क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए
ये इसका एक और स्लाइड दिखाता हूँ आपको, उसमें समझ आएगा अच्छे से। ये वीडियो है, 90 डिग्री का एंगल इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्टर आए परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और ये मिला आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट से प्रोजेक्टर गए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और ये मिला आपको ऑब्लिक प्रोजेक्शन। और ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आपको एक 3D लुक आ रहा है ऑब्जेक्ट का, ऑर्थोग्राफिक में नहीं आ रहा है। देखिए मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, लेट मी प्ले द, ये देखिए ये प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, और ये प्रोजेक्टर्स 45 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये उल्टा दिख रहा है 45 डिग्री, और ये जो प्रोजेक्शन मिल रहा है दिस इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दिस इज द ऑब्लिक प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये प्रोजेक्टर्स जो आ रहे हैं ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से इंक्लाइंड है, और इस केस में अब आपको क्लियर दिखा प्रोजेक्टर्स और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। आगे चल के ऑब्लिक प्रोजेक्शन में आप पढ़ेंगे कि जब प्रोजेक्टर्स और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का एंगल 45 डिग्री होता है तो वो कैवेलियर ऑब्लिक प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है, और ये देखिए ओके, तो लेट अस गो बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, in which of the following projection types the object is kept in such a way that three mutually perpendicular edges make equal angle with plane। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो नहीं है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में तो जो जरूरी बात है वो ये कि प्रोजेक्टर्स आर ऑब्लिक टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए और हम आगे देखते हैं ये कौन सा वाला प्रोजेक्शन है, चलिए देखते हैं। ऑब्लिक तो नहीं है, ये वाला तो कैंसिल हो गया। अब ऑर्थोग्राफिक में, एक्सोनोमेट्रिक में, आइसोमेट्रिक जो है वो हमें डिस्कस करना था, उसको डिस्कस करके देखते हैं व्हाट इज आइसोमेट्रिक। पर आइसोमेट्रिक समझने के लिए पहले आपको एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, लेट मी ब्रिंग द स्लाइड ऑफ एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। व्हाट इज एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन? ये पैरेलल प्रोजेक्शन की ही कैटेगरी में आता है, मतलब जो प्रोजेक्टर्स है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की कैटेगरी में भी आता है, मतलब जो प्रोजेक्टर्स है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये प्रोजेक्टर्स और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, बस इसमें ऑब्जेक्ट आप इस तरीके से रखते हैं कि उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एंगल बनाते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से θ1 का, θ2 का और θ3 का। और ये θ1, θ2, θ3 की वैल्यूज पे डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये मिलेगा वो कौन से टाइप का एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा या डायमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा या ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या कंडीशन है, जब θ1, θ2, θ3 तीनों बराबर हो जाते हैं तो वो प्रोजेक्शन जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन हमें मिलता है उसको हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहते हैं। और θ1, θ2, θ3 है क्या? θ1 है सॉलिड के एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन प्लेन से एंगल। θ क्या है? सॉलिड के
वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन प्लेन से एंगल, और थीटा 3 क्या है, सॉलिड के जेड एक्सिस का प्रोजेक्शन प्लेन से एंगल। तो जब सॉलिड के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों इक्वली इंक्लाइंड टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन रहते हैं तो वो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अच्छा, जब कोई दो एंगल बराबर रहते हैं, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 और थीटा 3 अलग है, या थीटा 2 इक्वल टू थीटा 3 और थीटा 1 अलग है, या थीटा 3 इक्वल टू थीटा 1 और थीटा 2 अलग है, जब कोई दो एंगल इक्वल रहते हैं तो वो क्या कहलाता है प्रोजेक्शन, डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। और जब तीनों एंगल की वैल्यू अलग रहती है, मतलब थीटा 1 की वैल्यू कुछ होगी, थीटा 2 की वैल्यू कुछ होगी और थीटा 3 की वैल्यू कुछ होगी, तो जो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन मिलता है वो कहलाता है ट्राइमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन शब्द हमें समझना था, वो आपके समझ आ गया। मैं अलग से एक स्लाइड भी ला रहा हूं, इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का 3D डायग्राम दिखाया गया है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, इट इज, इसको रीड कर लेते हैं, इट इज सिंगल व्यू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड व्हेन mutually perpendicular coordinate axis of solid, that is x-axis, y-axis and z-axis, are equally inclined to plane of projection, है ना। जब हम सॉलिड को इस तरीके से रखते हैं कि उसका सॉलिड का x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से इक्वली इंक्लाइंड रहते हैं, और फिर हम सॉलिड का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो वो क्या कहलाता है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कहलाता है। और ये एंगल कितना रहता है, 35.26 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री से निकला है, और या प्रिसाइजली आप कहना चाहे तो इट विल बी cos इनवर्स √2/3, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। आप कैलकुलेटर कर लीजिएगा तो 35.26 के आगे के डेसिमल्स भी आपको मिल जाएगा। एक अगली स्लाइड से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं मैं। इसमें हमारे पास वीडियो है, ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड का एक्स एक्सिस, सॉलिड का वाई एक्सिस, सॉलिड का जेड एक्सिस तीनों इक्वली इंक्लाइंड है, और सॉलिड से प्रोजेक्टर जा रहे हैं परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और ये जो प्रोजेक्शन मिल रहा है दिस इज द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ द सॉलिड। लेट मी प्ले द वीडियो, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं अच्छे से, एक्स एक्सिस का एंगल कितना है, 35.26 डिग्री, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस भी उतना ही इंक्लाइंड है जितना एक्स एक्सिस इंक्लाइंड है, और वाई एक्सिस भी प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से उतना ही इंक्लाइंड है जितना एक्स एक्सिस इंक्लाइंड है, 35.26 डिग्री। जब सॉलिड के तीनों एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस इक्वली इंक्लाइंड टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होते हैं, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे ये जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, ये इसको हम कहते हैं, ये जो प्रोजेक्शन मिला है प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन में, इसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन पे चले, जरा देखें कुछ समझ आ रहा है क्या। क्या है क्वेश्चन, लेट अस रीड इट वंस मोर। इन विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोजेक्शन टाइप्स द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन सच अ वे that its three mutually perpendicular edges, x axis, y axis, z axis, make equal angle with plane of projection and the object stands on one of its corner। तो ये तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के केस में होता है कि सॉलिड का x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस तीनों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन।
नॉन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, फिर भी एक नॉन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होगा थोड़ा सा डिस्कस कर ले। जब सॉलिड के एक्स वाई जेड तीनों इक्वली इंक्लाइन नहीं हो गए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से, तो सॉलिड का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मिलेगा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे वो नॉन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा। और पॉइंट प्रोजेक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, वैसे ही पेपर सेटर ने अपनी मर्जी से शब्द बना के डाल दिया। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, चलिए तो आई वाइंड अप today's lecture. I hope you enjoyed the 3D explanation, you enjoyed the depth, you enjoyed the teaching speed which is as per the requirement of a average student. And though we have solved only 2 questions, but in fact we have given a wide coverage of the isometric projection and multi-view orthographic projection and oblique projection. Thank you for watching the video. Thank you.